नमस्कार, दृष्टि आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है संजूर और आज हम फिर से आपके लिए टारगेट यूपीएससी 2023 के एपिसोड नंबर 5 को लेकर आए हैं। आपको पता है कि हम इस पे किस विषय पे चर्चा करते हैं, तो सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे हम लोग चर्चा करते हैं। तो आपको बता दें कि यह जो है आज 2021 का दूसरा एपिसोड है। वैसे तो ये 5वां एपिसोड है क्योंकि 2022 के 3 एपिसोड को हम लोगों ने कर लिया था। चौथा एपिसोड आपके 2021 के का पार्ट 1 था, मतलब उसमें हम लोग कुछ 18-20 प्रश्न हल किए थे। आज ये संभवतः एपिसोड 2 है और हम संभवतः अगले एपिसोड में 2021 को खत्म कर लेंगे, ठीक है ना। तो 2021 का भी 3 एपिसोड होगा और आशा है कि आप लोगों ने अभी तक जो 4 एपिसोड हुए हैं आप उसको देखे होंगे, आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो आप अगर नहीं देखे हैं अभी तक तो वो चारों एपिसोड को दोबारा देखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उससे आपके 2023 में बहुत लाभ मिलेगा। क्योंकि क्वेश्चन कुछ ना कुछ रिपीट होता ही है और रिपीट नहीं भी हो तो आपको कॉन्सेप्ट जरूर काम आएगा। तो आप चारों एपिसोड को देखिए अगर नहीं देखे हैं तो, और लोगों को भी शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि उससे मुझे पता लगता है कि आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है ना। तो चलिए बिना देरी के हम लोग सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। टॉपिक हमारा सीसैट होगा, ठीक है ना, जो 80 क्वेश्चंस वाला पेपर होता है। ये सारी बात आपको पता ही होगी। तो चलिए आज के पहले क्वेश्चन को देखते हैं कि एक महिला उत्तर की ओर 12 किलोमीटर दौड़ती है, ठीक है ना। फिर वह दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर तथा उसके पश्चात पूर्व की ओर 8 किलोमीटर दौड़ती है। अपने प्रस्थान बिंदु से वह किस दिशा में है? ऑप्शन ए दक्षिण पूर्व में 45 डिग्री से कम कोण पर, उत्तर पूर्व में 45 डिग्री से कम कोण पर, दक्षिण पूर्व में 45 डिग्री से अधिक कोण पर और उत्तर पूर्व में 45 डिग्री से अधिक कोण पर। तो आपको इस 4 ऑप्शन में से जो ऑप्शन सही है वो चूज करना है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि डायरेक्शन क्या होता है। थोड़ा डायरेक्शन के बारे में नॉलेज होना चाहिए। यही हमारा 4 डायरेक्शन है, 4 नहीं अब 8 डायरेक्शन आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा, ठीक है। ये होता है नॉर्थ, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट और ये है साउथ। ये जो बीच का डायरेक्शन होता है ना, इसको कहते हैं नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि नॉर्थ और ईस्ट के बीच में होता है। ये जो होता है ये होता है साउथ ईस्ट के बीच में, इसलिए इसका नाम होता है साउथ ईस्ट। ये होता है साउथ और वेस्ट के बीच में, इसका नाम होता है साउथ वेस्ट। और ये होता है नॉर्थ और वेस्ट के बीच में, इसलिए इसका नाम होता है नॉर्थ वेस्ट। अगर हिंदी की बात करें तो इसे कहते हैं उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। और ये हो जाता है आपका दक्षिण पूर्व, है ना, ये हो जाता है दक्षिण पश्चिम, ये हो जाता है उत्तर पश्चिम और ये हो जाता है उत्तर पूर्व। तो इस तरह आपको 8 डायरेक्शन है, ये 8 डायरेक्शन आपको पता होना चाहिए। मतलब नॉर्थ और ईस्ट के बीच में ये कहीं पे भी होगा ना, ये नॉर्थ ईस्ट में ही आएगा, जरूरी नहीं कि बीच में, उस एरिया में कहीं भी, उस क्वाड्रेंट में कहीं भी होगा तो वो नॉर्थ ईस्ट होगा। तो चलिए आप इस डायरेक्शन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको हम यहाँ से हटाते हैं और सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। एक महिला उत्तर की ओर 12 किलोमीटर दौड़ती है। यहाँ पे हालांकि छोटा सा बना देते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, है ना। तो उत्तर की ओर 12 किलोमीटर, तो देखिए उत्तर ऊपर है ना, तो हम 12 किलोमीटर उत्तर यहाँ से ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। थोड़ा और बड़ा कर लीजिए, लगभग 12 किलोमीटर ये हो गया, ठीक है। यहाँ से पॉइंट ए मान लीजिए इसको और इसको बी फिलहाल। फिर वो दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर, दक्षिण का मतलब नीचे। अब 12 यहाँ है तो आधा ही होगा ना 6, तो यहाँ तक सपोज कर लीजिए सी है, ये 6 है और ये भी 6 है, टोटल 12 है, ठीक है। सी पॉइंट पे वो आके रुक गई। अब फेस इस डायरेक्शन, ठीक है। उसके बाद वह पूर्व की ओर 8 किलोमीटर दूर दौड़ती है। देखिए पूर्व इधर है ना ईस्ट, तो पूर्व की ओर 8 किलोमीटर, तो ये देखिए 8 किलोमीटर, क्लियर। मान लीजिए ये डायरेक्शन डी है, सॉरी ये पॉइंट डी है। तो पूछ रहा है कि अपने प्रस्थान बिंदु से वो किस दिशा में, तो प्रस्थान बिंदु देखिए यहाँ था, तो लिख दीजिए प्रस्थान, है ना, और ये फाइनल मतलब एंड पॉइंट यहाँ है। तो वो पूछ रहा है किस दिशा में, तो देखिए आप बहुत आसानी से बता देंगे, यही आपका डायरेक्शन है, ठीक है। तो डायरेक्शन को सही से, ठीक है, सपोज कर लीजिए यही आपका डायरेक्शन है। तो अब वो किस दिशा में है, देखिए यहाँ पे मान लीजिए हम
प्लस का सिंबल बना लीजिए, जहाँ पे पूछा जाए ना वहाँ पे एक प्लस का सिंबल बना लीजिए। तो ये हो जाता है नॉर्थ, ये हो गया आपका साउथ, ये हो गया वेस्ट और ये हो गया ईस्ट। तो देखिए अभी नॉर्थ और ईस्ट के बीच में कोई भी डायरेक्शन क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट का, अभी बताया था ना। तो ये नॉर्थ ईस्ट में है, ये तो पता लग गया, मतलब नॉर्थ ईस्ट या क्या होगा ये आपका नॉर्थ, हाँ नॉर्थ ईस्ट में मतलब उत्तर पूर्व, ठीक है ना, उत्तर पूर्व दिशा में तो है वो अपने प्रस्थान बिंदु से। तो अब आप ये देख लीजिए कि दक्षिण पूर्व और दक्षिण पूर्व का तो ऑप्शन आपको हटा ही देना है, क्योंकि जब उत्तर पूर्व में है तो दक्षिण पूर्व के ऑप्शन को हम कंसीडर नहीं करेंगे। लेकिन अब क्या किया ना, थोड़ा सा यूपीएससी आपके साथ क्वेश्चन को मतलब थोड़ा घुमा दिया यूपीएससी आपके क्वेश्चन को। उसमें क्या क्या, पहले सिर्फ ये पूछ लेता था कि प्रस्थान बिंदु से अंतिम बिंदु किस दिशा में, लेकिन इस बार क्या बोला है ना, कोण दे दिया है। ये दे के थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर दिया। तो कंफ्यूज नहीं होना है, आप एक बात समझिए, ये तो 90 डिग्री है, ये आप जानते हैं कि यहाँ पे एक क्या बन रहा है, परपेंडिकुलर है ना। अब एक बात समझिए कि मान लीजिए कि एक ट्राइंगल हो ऐसे, ठीक है, ये राइट ट्राइंगल है। अगर मान लीजिए ये भी 4 है, ये भी 4 है, 4 की जगह हम 6 लेते हैं क्योंकि 6 है ना यहाँ पे। अगर 6 लेंगे ना तो ये दोनों साइड आपस में बराबर हो जाएगा। तो जब दो साइड बराबर होता है तो ये दोनों कोण भी आपस में बराबर हो जाता है, मतलब 45 45। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी समस्या क्या है ना कि ये 6 है और ये 8 है। तो जाहिर सी बात है कि इसका डायरेक्शन, इसका डिस्टेंस कम, इसका ज़्यादा है। सपोज कर लीजिए कि अगर ये 6 तक ही होता, ये भी 6 ही होता, तो मेरा यहाँ पर से ऐसे बन जाता, डायरेक्शन बनता ना, और ये दोनों कोण आपस में क्या हो जाते, बराबर, 45 45, ठीक है, मतलब ये पूरा 45 हो जाता है यहाँ से यहाँ, ठीक है। लेकिन एक बात समझिए, अब क्या है कि ये डायरेक्शन यहाँ देखिए 45 का कोण बन रहा है, लेकिन अब क्या है, ये यहाँ से बन रहा है 8 होने की वजह से। तो ये कहीं ना कहीं देखिए 45 से तो कम होगा ना ये, ठीक है ना, 45 से कम के कोण पे बन रहा होगा। तो हम कहेंगे कि ये उत्तर पूर्व में 45 डिग्री से कम कोण पे बन रहा है, क्योंकि डायरेक्शन इसका ज़्यादा हो गया। एक दूसरा तरीका ये भी है कि जिस मतलब ये साइड अगर बड़ा है तो ये एंगल भी बड़ा होगा यहाँ पे, और अगर ये साइड छोटा है तो ये एंगल यहाँ पे छोटा होगा, है ना, ये यहाँ पे छोटा एंगल होगा। तो आपको पता है कि ये दो लाइन, अगर मान लीजिए ये हम ऐसे ड्रॉ कर दें, सपोज कर लीजिए ऐसे ड्रॉ कर दें, और दो लाइन के बीच अगर ये एक तिर्यक रेखा है, तो आप इस बात को जानते हैं ना कि ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होता है। तो जब ये छोटा होगा तो ये भी छोटा होगा, है ना। तो आप समझ पाए ना, बहुत आसान तरीके से आपको तीनों तरीके से समझा दी। एक तो आप ऐसे समझ जाइए कि जब ये 6 है तो बराबर है और बढ़ गया तो ये छोटा हो गया। दूसरा है कि अगर ये परपेंडिकुलर है तो एक तिर्यक रेखा है तो ये छोटा है तो ये भी छोटा है। तो मेरा सही ऑप्शन क्या होगा, उत्तर पूर्व में 45 डिग्री से कम कोण पर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि 120 व्यक्तियों के समूह में एक ग्रुप है, एक 120 व्यक्तियों का, उसमें क्या है 80 इंडियन है, 80 भारतीय और शेष विदेशी हैं। ये 3 यहाँ पे नहीं है, ठीक है ना, शेष विदेशी हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त इस समूह में 70 व्यक्ति अंग्रेजी बोल सकते हैं। अब क्या कह रहा है कि इस समूह में मतलब 120 व्यक्तियों में से 70 व्यक्ति जो है ना अंग्रेजी बोलता है, तो ऐसे भारतीयों की संख्या कितनी है जो अंग्रेजी बोल सकते हैं। देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। आप क्वेश्चन देख लीजिए, आप लोग कहते हैं कि थोड़ा साइड हो जाए कीजिए, हम क्वेश्चन को देख लेंगे या उसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो आपने क्वेश्चन देख लिया होगा। तो चलिए 120 व्यक्ति है, ठीक है, टोटल ग्रुप में। अब इसमें से दो कैटेगरी है, एक है इंडियन और एक है फॉरेनर का, ठीक है ना, मतलब विदेशी। अब भारतीय कितने हैं 80, तो आप आराम आराम से बता देंगे कि 40 हमारा कौन है, विदेशी, मतलब फॉरेनर। अब इसमें क्या है कि इस ग्रुप में 70 व्यक्ति, 70 जो है ना वो अंग्रेजी बोलते हैं, अंग्रेजी, ठीक है। चलिए, तो ये पूछ रहा है कि भारतीयों की संख्या कितनी है जो अंग्रेजी बोल सकते हैं। ऑप्शन है पहला 20, 30, 30 या उससे कम, या 30 या उससे अधिक। अच्छा एक बात सोचिए कि अगर 40 का 40 फॉरेनर अंग्रेजी बोलना शुरू कर दे, उससे ज्यादा तो बोल नहीं सकता क्योंकि 40 ही है, तो बचा कितना, तो 30 व्यक्ति जो है वो अंग्रेजी तो बोलेगा ही जो इंडिया से है। ये तो तय बात है कि 30 इंडियन तो अंग्रेजी बोलेंगे ही बोलेंगे, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो हट गया।
अब रहा बात 30, तो 30 इसलिए कंफर्म नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ पे कहीं भी नहीं लिखा है कि 70 व्यक्ति में से 40 जो फॉरेनर है वो सारे के सारे इंग्लिश बोलते हैं। क्या पता कुछ फॉरेनर नेपाली बोल रहे हो, क्या पता कुछ फॉरेनर हमारे जापानीज बोल रहे हो, कुछ फॉरेनर रशिया के होंगे तो रशियन लैंग्वेज में बात कर रहे होंगे। तो हम इसके बारे में नहीं कह सकते। अगर एक भी व्यक्ति 40 से अगर 39 भी व्यक्ति अंग्रेजी बोल रहा होगा ना, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे 31 व्यक्ति इंडियन जो है वो अंग्रेजी बोलना शुरू कर देंगे। अगर मान लेते ये 38 हो जाएगा तो यहाँ पे 32 व्यक्ति इंडियन हो जाएंगे जो अंग्रेजी बोल रहे होंगे। मतलब जैसे जैसे इसकी संख्या कम होगी इधर, वैसे वैसे इसकी संख्या बढ़ेगी। 30 से तो कम होने का सवाल नहीं बनता और 30 भी नहीं होगा। मतलब ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता। एक ही ऑप्शन है, या तो 30 या उससे अधिक। यही मेरा सही जवाब होना चाहिए। 30 तो बोलेंगे ही बोलेंगे, उससे अधिक बोल सकते हैं, कम होने का सवाल नहीं है। ठीक है ना, तो मेरा आंसर है डी। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि 3 शून्येतर मतलब नॉन जीरो डिजिट है जिसके अंकों का प्रयोग मतलब अंकों की पुनरावृत्ति के बिना मतलब रिपीटेशन नॉट अलाउड से प्राप्त 3 अंकों वाली सभी संख्याओं पर विचार कीजिए जो 3 के गुणज हैं। मतलब उसमें जो 3 अंक होंगे ना वो सारे के सारे 3 के गुणज होंगे। मान लीजिए इन संख्याओं का योग s है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। दो कथन है, अगर दोनों सही होगा तो मेरा आंसर सी होगा, अगर दोनों गलत होगा तो डी होगा, और एक और दो होगा तो ए और बी ऑप्शन में से कोई भी हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले आप इस बात को समझिए कि जो हमारा डिजिट होता है नॉन जीरो वो होता है 1 से लेके 9 तक, और अगर इसमें 3 के गुणज की बात करें तो वो 3 ही डिजिट है, 3 6 9, यही 3 से भाग पूरा का पूरा लग जाता है। तो अगर हम 3 6 9 से 3 अंकों की ऐसी संख्या बनाएं जो बिल्कुल रिपीटेशन अलाउड ना हो, एक बार में एक संख्या जो बन गया वो दूसरा बार वही डिजिट का प्रयोग करके नहीं बनाना है। तो देखिए बहुत आसानी से आप बना लेंगे। पहला हो जाएगा 3 6 9 ही ले लेते हैं, दूसरा हो जाएगा 3 9 6, फिर अगर 6 से बनाए तो 6 3 9, फिर बन जाएगा 6 9, फिर 9 से बनाए तो 963 और 936। मुझे लगता है कि इसके अलावा और भी कोई संख्या पॉसिबल नहीं है, अगर होगा तो आप जरूर बताइएगा। जब इसका हम सम करेंगे तो ये हो जाता है 3 9 9 6, ठीक है ना, यही है हमारा सम और इसका वैल्यू क्या है एस है। तो अब पूछ रहा है क्या एस का जो योगफल है वो सदैव 74 से भाग लगेगा और सदैव 9 से भाग लगेगा। देखिए 74 का तो डिविजिबिलिटी रूल आपको नहीं बताया गया और शायद इसका होता भी नहीं है, और 9 का डिविजिबिलिटी रूल लेकिन बहुत आसान है कि जितने भी अंक दिए ना सबको जोड़िए और 9 से भाग दीजिए, अगर लग गया तो वो 9 से भाग है। तो चलिए देखते हैं, 9 6 15 9 24 3 27, 27 क्या 9 से भाग लग जाता है, तो हाँ पूरा पूरा बार में 3 बार में भाग लग रहा है, तो ये तो मेरा सही है। तो इसका मतलब है कि ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। अब दूसरा है कि 74 से भाग है क्या, तो देख लीजिए 3996 को 74 से आप भाग कर लीजिए, इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। 5 बार में करेंगे तो 7 4 पंचे 20, 7 पचे 35, 2 35, ये यहाँ पे 9 है तो 9 हो गया, 2 अच्छे, और ये देखिए 4 बार में आराम आराम से ये कट जाएगा। तो हम कहेंगे कि 74 से भी भाग लग जा रहा है, तो ये भी ऑप्शन सही है। तो इस तरह क्या हो गया, मेरा दोनों ऑप्शन हमारा सही है, एक और दो दोनों। ठीक है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं कि दो कक्षाओं ए और बी में क्रमशः 25 और 30 विद्यार्थी हैं। कक्षा ए में अधिकतम प्राप्तांक मतलब कक्षा ए के जो छात्र है ना वो मैक्सिमम 21 अंक लाए हैं और न्यूनतम 17 है, मतलब या तो 17 या 21, इस दोनों के बीच भी हो सकता है, लेकिन 21 से ज्यादा और 17 से कम नहीं लाए। कक्षा बी जो है उसमें अधिकतम प्राप्तांक है 30, मतलब 30 से ज्यादा नहीं, और न्यूनतम है 22, मतलब 22 से कम नहीं। कंडीशन है, तो कक्षा ए से अगर 4 विद्यार्थी कक्षा बी में स्थानांतरित किए जाते हैं, मतलब ट्रांसफर कर दिए जाते हैं कि कक्षा ए के 4 स्टूडेंट को, तो बोल रहा है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो क्या कक्षा बी का औसत निश्चित रूप से घटेगा, कक्षा ए का औसत निश्चित रूप से बढ़ेगा, इस दोनों कथन पे आपको विचार करना है। तो चलिए सबसे पहले आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि आप लोग कहते हैं कि थोड़ा हट जाया कीजिए जिससे हम क्वेश्चन को देख सके या कोशिश खुद से कर सके। तो चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम देखते हैं कि दो कक्षा है, एक है ए दूसरा है बी, यहां लिख देते हैं कक्षा, यहां लिख देते हैं छात्र,
यहाँ लिख देते हैं मैक्सिमम मार्क्स और यहाँ लिख देते हैं मिनिमम। ठीक है, एक तरह से ये टेबल बना लिया हम लोगों ने। ए में क्या कह रहे हैं, कितने छात्र हैं, तो 25, बी में है 30, ए का जो मैक्सिमम है वो है 21, मिनिमम जो है 17, बी में है मैक्सिमम 30, ठीक है ना, 30 छात्र और मैक्सिमम भी 30 है, और यहाँ 22। अब देखिए इस टेबल को देख के आपको कुछ समझ आ रहा है, क्या समझ पा रहे हैं? समझ ये पाए होंगे कि कक्षा जो है ए में वो बच्चे जो मार्क्स लाए हैं ना वो 17, 18, 19, 20 और 21 यही लाए होंगे, और कक्षा बी में लाए हैं 22 से लेके 23 तक। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कक्षा जो बी है ना वो कहीं ना कहीं कक्षा ए के मिनिमम जो है उससे ज़्यादा ही लोग वहाँ के मिनिमम है ना, उसके मिनिमम से ज़्यादा मिनिमम यहाँ से स्टार्ट होता है। तो अगर ये कहे कि कक्षा बी का औसत निश्चित रूप से घटेगा, अगर 4 छात्र मान लीजिए आप यहाँ से इसको इसमें भेज दिए +4, और सपोज कर लीजिए कि मान लेते हैं वो मिनिमम हो या मैक्सिमम हो, मान लीजिए 17 वाला बच्चा भी आ गया यहाँ 4, या 21 नंबर वाला जो मैक्सिमम बच्चा है वो भी अगर 4 आ गया ना, तो इसके एवरेज को तो खराब कर ही देगा ना, क्योंकि ये तो 22 से स्टार्ट ही हो रहा है, चाहे वो 17 आवे या 21 आवे उससे फर्क नहीं पड़ेगा, मार्क्स तो घट ही जाएगा, मतलब इसके एवरेज में तो कमी हो ही जाएगा, ये तो तय बात है। क्योंकि मान लीजिए किसी के पास 22 से कुछ स्टार्ट ही हो रहा है और आप उसके पास 21 लेके जा रहे हो मैक्सिमम, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? अगर 22 भी लेके जाते तो हम डाउटफुल में रहते कि घटेगा कि बढ़ेगा या बराबर रहेगा, लेकिन यहाँ तो 22 इसका मिनिमम है और आप उसका मैक्सिमम ही 21 है, तो यहाँ पे तो कम हो जाएगा, ये तो तय है। अब कह रहा है कि कक्षा ए का औसत निश्चित रूप से बढ़ेगा। देखिए कक्षा ए का औसत निश्चित रूप से बढ़ेगा, ये आप कह सकते हैं। सपोज कर लेते हैं कि मान लेते हैं कि वो 17 ही वाले चारों बच्चे इसमें चले गए हों, तो 100% है कि उसका औसत में कुछ ना कुछ बढ़ोतरी हो जाएगी, क्योंकि खराब बच्चे सारे आपने 4 भेज दिए तो आपके क्लास में इंप्रूवमेंट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कहीं कहा गया है कि आपके सारे मिनिमम वाले आ रहे हैं, मान लेते हैं कि सारे अच्छे ही बच्चे चारों आ गए, तब तो फिर आपका औसत और जो है ना वो और कम हो जाएगा, मतलब जो खराब नंबर लाए हैं बच्चे वो ज़्यादा हो जाएंगे और अच्छे बच्चे कम हो जाएंगे, तो ये डाउटफुल के केस में चला जाएगा। डाउटफुल क्यों? क्योंकि यहाँ पे निश्चित नहीं कह सकते कि बढ़ेगा कि घटेगा, तो यहाँ पे मेरा एक ही ऑप्शन सही होगा, केवल। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। देखिए इस तरह के जो प्रश्न होते हैं ना डेटा सफिशिएंसी के, इसमें आपको यूनिक उत्तर देने की जरूरत नहीं है, आपको केवल मतलब यूनिक उत्तर तो होना चाहिए, मतलब आंसर निकालने की जरूरत नहीं है, बस आप इतना समझ जाओ या बता दो कि हाँ ये चीज़ संभव है या नहीं है, बस इससे आपका काम हो जाएगा। ठीक है, ये सारे डेटा सफिशिएंसी के प्रश्न है। फिर से देख लीजिए डेटा सफिशिएंसी कि 2 कथनों और एक प्रश्न पर विचार कीजिए। पहले कथन दिया है, फिर प्रश्न पूछा गया है और पूछा गया है कि आप ये बताइए कि पहला उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है, दूसरा नहीं है, दोनों मिलकर पर्याप्त देने के लिए, मतलब केवल 1 और केवल 2 अकेला अकेला प्राप्त है, और या फिर दोनों मिलकर भी या दोनों मिलाकर उत्तर देने के लिए आवश्यक है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। कथन 1 है कि प्रिया जो है वो सीमा से 4 स्थान नीचे है और सबसे निचले स्थान से 31वें स्थान पर है। ये देखिए, और किसके लिए यूज होता है? फर्स्ट वाले के लिए, है ना, और जो किसके लिए यूज होता है? सेकेंड वाले। तो प्रिया सबसे निचले स्थान से 31वें स्थान पर है। ईना जो है सीमा से 2 स्थान ऊपर है, और मतलब ईना सबसे निचले से 37वें स्थान पर है। अब प्रश्न में पूछा गया है कि 40 विद्यार्थियों की कक्षा में शीर्ष स्थान से सीमा का कौन सा स्थान है। देखिए अगर आप थोड़ा सा भी इसमें दिमाग लगाने की कोशिश करें तो आप देख पा रहे होंगे कि क्वेश्चन बहुत आसान है और बहुत मजे मजे में बना लेंगे। पहला कथन कह रहा है कि प्रिया जो है ना, ये प्रिया है मान लीजिए, सीमा से 4 स्थान नीचे है, तो देखिए सीमा से 4 स्थान नीचे, तो यहां हो जाएगी सीमा। क्लियर? सीमा से 4 स्थान नीचे, देखिए 1 2 3 4, यहाँ पे प्रिया आ गई, और प्रिया जो है ना सबसे निचले से 31वें स्थान पे, मतलब प्रिया यहाँ 31वें नंबर पे है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे 30 लोग ऑलरेडी हैं। ठीक है, अब 40 व्यक्तियों की मतलब 40 विद्यार्थियों की कक्षा में आप सीमा का शीर्ष स्थान नहीं बता पाएंगे, तो बहुत आसानी से बता देंगे। तो देखिए 30 यहाँ, 31 32 33 34 35 36, तो यहाँ ऊपर 4 लोग और होंगे, तो हो गया 40। तो शीर्ष से कौन सा स्थान हो जाएगा? तो देखिए 1 2 3 4 और ये 5वां, मतलब ये 5वें स्थान पे सीमा है शीर्ष से। ठीक है, तो पहला कथन तो मेरा बिल्कुल भी
देने के लिए उत्तर अकेला पर्याप्त है। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा कि ईना जो है ना, ईना यहां लिख लेते हैं, ईना सीमा से 2 स्थान ऊपर है। तो देखिए सीमा से 2 स्थान ऊपर है, तो ये हो गई सीमा। देखिए सीमा से 2 स्थान ऊपर ईना हो गई, और ईना सबसे निचले से 37वें स्थान पर है। 37 का मतलब क्या हो गया कि ईना से नीचे कम से कम 36 लोग होंगे। तो देखिए 1 2 3 और कम से कम 33 लोग और हैं यहाँ पे। देखिए 33 34 35 36 और 37वें स्थान पे ये हो गई ईना। अब कह रहे हैं कि 40 विद्यार्थियों की कक्षा में शीर्ष से सीमा का स्थान आप बता पाएंगे। तो देखिए 33 34 35 36 37 38 39 और 40, तो शीर्ष से सीमा का स्थान देखिए यहाँ भी पता लग गया, 1 2 3 4 5 6 और 7, 7वें स्थान पे यहाँ सीमा है। मतलब आप सेकेंड भी स्टेटमेंट से कहीं ना कहीं उत्तर दे पा रहे हैं। अब ये मत बोलिए कि दोनों में अलग आ रहे हैं, अलग आने से कोई मतलब नहीं है। आप उत्तर दे लिए ना, तो हम कहेंगे कि दूसरा भी कथन जो है ना हमारा अकेला उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, प्रश्न का उत्तर देने के लिए या तो केवल कथन 1 या केवल कथन 2 अकेला पर्याप्त है। तो मेरा सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इतना बनाने की जरूरत नहीं थी। अगर आप इंटेलिजेंट होंगे ना तो आप इतना समझ जाइए कि दोनों में सीमा दिया हुआ है, मतलब दोनों में सीमा का कुछ ना कुछ स्थान दिया हुआ है, और क्लास में कुल विद्यार्थियों की संख्या दी हुई है ना, तो 100% सीमा का स्थान पता लग जाएगा। और सीमा के साथ एक व्यक्ति का और दिया हुआ है, उससे कंपेयर भी हो रहा है, तो इसमें आपको बनाने की जरूरत नहीं। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए ना तो आप समझ जाना अकेला पर्याप्त होगा ही होगा। फिर से देखिए डेटा सफिशिएंसी है कि 2 कथनों और एक प्रश्न पर विचार कीजिए। फिर से 2 कथन है कि कथन 1 में कह रहा है कि ए और डी में से प्रत्येक, ए और डी में से प्रत्येक मतलब ए से और डी से, दोनों से बी और ई और एफ प्रत्येक भारी हैं। मतलब बी डी ई, बी डी और एफ से ए और डी दोनों भारी हैं, किंतु उनमें से कोई भी सबसे भारी नहीं है। लेकिन इन दोनों में से कोई भी सबसे अधिक भारी नहीं है, मतलब सबसे भारी नहीं है, ये तो तय बात है। दूसरा है कि ए डी से अधिक भारी है किंतु सी से हल्का है। दूसरा कथन में कह रहा है कि ए डी से भारी है लेकिन सी से हल्का है, मतलब यहाँ सी सबसे भारी है इस तीनों में से, और इसमें से ए और डी भारी है दोनों में से, लेकिन ए और डी के बारे में यहाँ जानकारी नहीं है, इस दोनों को भी मिलाना नहीं है। अगर पहले कथन की बात करें तो पहले कथन में ये कह रहा है कि ए जो भारी है ना वो बी ई और एफ तीनों से भारी है। अब आप बोलेंगे ऑब्लिंग में क्यों लिखे बी ई एफ, इसलिए लिखे क्योंकि बी ई एफ के बारे में कोई जानकारी नहीं है कि कौन किससे अधिक भारी है। दूसरा जो इसी के एक लाइन में और कहा जा रहा है कि डी भी भारी है बी ई एफ से, लेकिन यहां भी नहीं पता है कि बी ई एफ में कौन सबसे भारी है कौन सबसे हल्का है। और पहले कथन में ये भी जानकारी नहीं दी हुई है कि ए और डी में कौन भारी है कौन हल्का है। तो आप कभी भी बता पाएंगे कि ए बी सी डी ई में सबसे अधिक भारी कौन है, पता ही नहीं लग पा रहा ना, यहाँ पे कंफ्यूजन हो गया। यहाँ पे सी तो है ही नहीं, तो और यहाँ सी भी पूछा जा रहा है, तो ये क्वेश्चन तो ऐसे भी अधूरा हुआ है क्योंकि सी के बारे में जानकारी नहीं है। तो हम कह सकते अकेला तो पर्याप्त नहीं। अब पूछा जा रहा है ये वाला, सॉरी ये तो अकेला पर्याप्त नहीं है। अब इसको माइनस निगेटिव ना करें, ए डी से अधिक भारी। अब दूसरा जो कथन है ये देखिए, पहला कथन था दोनों, अब दूसरा कथन है कि ए डी से अधिक भारी है। तो चलिए ए डी से भारी है और लेकिन सी से हल्का है, मतलब सी सबसे भारी, ए सी ए डी में ये रिलेशन है, ये दूसरा स्टेटमेंट। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ए बी सी डी ई एफ में सबसे अधिक भारी कौन है, तो देखिए यहाँ पे 3 लोग हैं, अभी भी 2 लोग मिस है ना, ई और एफ। जब ई एफ के बारे में यहाँ कोई जानकारी नहीं है दूसरे कथन में, तो आप यहाँ से भी अकेले तो नहीं बता पाएंगे, क्या पता ई एफ भारी हो, आगे हो ई एफ। लेकिन अगर हम दोनों कथन को मर्ज कर देना तो देखिए बहुत आसानी से आप बता देंगे, सी ए डी और डी के बाद बी ई एफ कोई भी आए उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। हमसे पूछा जा रहा है कि इसमें से सबसे अधिक भारी कौन है। तो देखिए बी ई एफ तो हमेशा पीछे ही रहेंगे, कौन किससे भारी है उससे कोई यहाँ पे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये तो तय बात हो गया कि इस कथन में, मतलब इससे ये तो पता लग गया कि सी सबसे अधिक भारी है। तो हम कह सकते हैं कि दोनों कथन को मिलाकर ही हम प्रश्न का जवाब दे पाएंगे। तो मेरा उत्तर क्या हो जाएगा कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए कथन 1 और कथन 2 दोनों की आवश्यकता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत अच्छा शानदार क्वेश्चन है, आपको बहुत अच्छा लगेगा हल करने में।
कि अंग्रेजी वर्णमाला में अल्फ़ाबेटिक जो अंग्रेजी का अल्फ़ाबेट होता है उसमें प्रारंभिक 4 अक्षर विपरीत क्रम में लिखे जाते हैं। मतलब ऐसे, जैसे ABCD है ना 4 लेटर, तो इसको लिखा गया है DC, यहाँ D होगा, ठीक है ना, DCBA के रूप में। और अगले 4 अक्षर फिर विपरीत क्रम में लिखे जाते हैं और आगे इसी तरह लिखा जाता है। मतलब ABCD को फिर उल्टा, फिर EFGH को फिर उल्टा, इस तरह करके ना कंटिन्यू Z तक गया है मामला। और अंत में YZ को आपस में बदल दिया जाता है। तो 13वें अक्षर के दाईं ओर से चौथा अक्षर कौन सा होगा? देखिए, अगर अभी सारी बात को भूल जाइए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिर्फ इस पे आइए, 13वें अक्षर से के दाईं ओर से चौथा अक्षर कौन सा होगा। आपको यहीं से सारा हल करना सिखा देंगे। तो मान लेते हैं कि 13वें अक्षर, तो 13वां ये हो गया, सपोज कर लेते इससे 12 पीछे हैं, ठीक है, ये 12 है यहाँ पे, 13वां अक्षर यहाँ हो गया, इसका दायां किधर होगा? इधर होगा ना। तो दाएं से चौथा, मतलब 1 2 3 4, तो 13 14 15 16 17, मतलब सीधा सीधी आपसे प्रारंभ से 17वां जो लेटर है ना वो आपसे पूछ रहा है। उसमें मिला के क्या हो गया कि 17वां अक्षर आप बता दीजिए। इतनी कहानी लिखने की जरूरत नहीं थी। अब अंग्रेजी वर्णमाला, अब आ जाते ऊपर कि विपरीत क्रम में पलटा जा रहा है। अच्छा एक बात समझिए, 4 4 के ग्रुप में पलट रहे हैं, तो 4 4 4 4, तो 4 4 बार पलटेंगे तो 16 बार पलटा जाएगा। और हमको 16 बार जो पलटाया है उससे हमको कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हमको 17वां डिजिट चाहिए। 16 डिजिट में क्या हो रहा है उससे हमको लेना देना नहीं है। तो 17वां डिजिट हमको चाहिए, 17वां अक्षर चाहिए हमको, ठीक है ना। तो 16 डिजिट आपस में जो बदले हैं उससे हमको लेना देना नहीं, क्योंकि हमें तो बस नंबर चाहिए उसका। तो नंबर तो ठीक है, आप आपस में ABCD के जगह DCBA लिख दिए, तो हम तो 1 2 3 4 ही गिनेंगे, आप कुछ भी लिखें। मुद्दा यहां से होता है कि 16 नंबर पे कौन सा लेटर होता है। तो देखिए, आपको पहले ये पता होना चाहिए कि 16 पे आपका क्या खत्म होगा। तो M होता है 13 पे, N 14 पे, O 15 पे, और O के बाद होता है P, है ना। P आपका होता है 16वें नंबर, ठीक है। तो 17वें लेटर क्या हो गया? 17 18 19 और 20, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? Q R S और T, यही होगा ना। अब क्या है, 16 के बाद 17वां लेटर है Q R S और T, लेकिन इसको भी तो पलटेंगे आप, तो ये हो जाएगा T S R और Q। तो अब बताइए 17वें लेटर पे, 17वें पॉइंट मतलब पोजीशन पे कौन सा लेटर होगा? तो टी होगा, होगा ना। 17वें पे कौन सा होगा? तो टी होगा। यही मेरा सही जवाब है। अगर आप डिटेल में बनाना चाहे तो ए से जेड तक लिख लें, और जेड से फिर सॉरी, ए से जेड तक लिखे, फिर 4 4 लेटर को रिवर्स करते जाएं, और फिर आप 17वां नंबर काउंट कर लीजिए, आंसर आपका टी आएगा। ये काम आप करके देखिएगा कि आपका टी आ रहा है या नहीं, या फिर आपका ट्रिक यहाँ पे। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आप लोग बहुत क्रिकेट मैच देखते होंगे और रन रेट निकालना तो खैर आपको आता ही होगा, मैं उम्मीद कर सकता हूं अगर जो क्रिकेट प्रेमी होंगे उसको रन रेट निकालने में कोई समस्या नहीं आएगी। निम्नलिखित सारणी पर विचार कीजिए। खिलाड़ी का नाम दिया हुआ है ABCD, पहली पारी में बनाए गए रन दिए हुए हैं, पहली पारी में खेले गए गेंदे, दूसरी पारी में बनाए गए रन और दूसरी पारी में खेली गई गेंदे। इसका मतलब है कि यह टेस्ट मैच है ना। टेस्ट मैच में 2 ही पारी होता है। तो पहली पारी में जो बनाया है रन A, वो बनाया है 61 और 14, ठीक है। और गेंद कितना खेला है? 99 और 76। तो देखिए यही तो रन रेट है, बनाए गए रन और खेले गए गेंदों को डिवाइड करते हैं तो रन रेट पता लगता है। तो ये हो जाता है 75, 9 6 15, 9 7 16 1 17। अब 75 को 175 से भाग कर दीजिए फटाफट, ये तो करना ही पड़ेगा, इसका कोई ट्रिक नहीं है। डेसिमल लगाइए, यहाँ 0 होगा, 17 तिया 51, 17 चौके 68, 4 से करेंगे तो 5 चौके 20, 17 चौके 68 और 2 70, है ना। तो 50 बच गया। फिर यहाँ 0 लग जाएगा तो 17 तिया 51, लगभग यहाँ पे 0.43 जो है ना वो मेरा रन रेट आ गया, ठीक है, ए का। अगर बी के रन रेट की बात करें तो देखिए कितना रन बनाया है बी, 5 और 50, तो 55 रन बी बनाया है। गेंद खेला है कितना? 85 और 12, तो 85 और 12 कितना हो जाएगा? 5 2 7 97। तो जल्दी जल्दी आप 97 से 55 को भाग लगाइए, ठीक है ना। यहाँ 0 लगा दिए, डेसिमल सॉरी, 55 को 97 से भाग लगाना है। यहाँ पे डेसिमल लगाए तो यहाँ 5 हो गया। तो देखिए ये लगभग कितना हो जाएगा? 9 25, 7 25 35, 3,
9 बचे 45, 3 48, कम कीजिए, 10 बचे 5, 14 में 8 गया 6, है ना। तो 65 बचा, फिर यहाँ 0 ले लीजिए तो 9 सत्ते, लगभग ये 0.56 जो है ना आपका स्ट्राइक रेट, मतलब इसका स्ट्राइक रेट आ गया। क्लियर। अब है सी का निकाल लीजिए आप फटाफट। सी खेला है कितना रन बनाया है, 15 और 20, मात्र 35 रन बनाया है सी। गेंद बहुत खेल लिया होगा, 75 और 50, मतलब 125 गेंद। तो देखिए थोड़ा भी स्मार्ट तरीका ढूंढिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इस टेस्ट में सबसे तेज रन बनाने वाला कौन है। तो अब हम सिर्फ ना आपको अगर लिख देंगे ना तो आप बता देंगे। डी देखिए 13 और 12, 25 रन केवल बनाया है और गेंद खेल लिया है 105। अब एक बात समझिए, भाग करने की भी जरूरत नहीं होती, ऐसे समझ पा रहे कि ये देखिए 35 रन बनाया है मात्र और 125 गेंद खेल गए। तो आप अगर क्रिकेट प्रेमी होंगे तो आप खुद ही बोलेंगे यार बहुत बकवास खेला है ये, तो सी तो हो नहीं सकता। ए भी लगभग सेम कैटेगरी में है ना, लगभग सेम कैटेगरी में। सी और डी तो अधिक हो ही नहीं सकता, यहाँ तेज पूछा जा रहा है। तो ए और बी में बस कंपेयर करना है, तो ए बी में कंपेयर करेंगे तो देख रहे हैं लगभग 100 गेंद एक्स्ट्रा खेला है ये अपने रन से। तो ये भी कहीं ना कहीं इससे तो कम ही होगा, क्योंकि ये 55 और 97 के बीच थोड़ा गैप कम है। तो हम कह सकते हैं कि बी का जो रन रेट है ना वो सबसे अच्छा है, मतलब बी सबसे तेज रन बनाया है, 55 रन बनाया है मात्र और मात्र 97 गेंद खेलकर। तो मेरा सही जवाब हो जाएगा बी। ठीक है ना। आप चाहें तो इसको आप डिवाइड करके स्ट्राइक रेट निकाल लीजिए। अच्छा क्वेश्चन था। फिर है कि एक ग्राम में आधे ग्रामवासियों के अपने घर है, मतलब एक गांव है जिसमें आधे के आधे जो ग्रामवासी है ना वो अपने घर में रहते हैं, उसके पास अपना मकान है। 1/5 ग्रामवासी धान की खेती करते हैं, 1/3 जो ग्रामवासी है ना वो साक्षर है, मतलब पढ़े लिखे हैं, और 4/5 जो ग्रामवासियों की आयु है ना वो 25 से कम है। तो बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा निश्चित रूप से, मतलब निश्चित का मतलब यहाँ पे उस पर डाउट नहीं होना चाहिए, आप वो जो बात कह रहे हैं वो सत्य होना चाहिए 100%, कौन सा सही है। तो देखिए अगर हम मान लेते हैं कि उस गांव में 300 ही व्यक्ति रह रहे होंगे, ऐसा सोच लीजिए, कुछ भी ले सकते हैं हम। 300 क्यों लिए आपको बताते हैं, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं बट्टे में 3 है ना, तो हम ऐसा फिगर लिए जो कंप्लीट डिवाइड हो जाए। 100 ले लेते हैं लेकिन फिर 3 से भाग नहीं लगता। तो आधे व्यक्ति के अपने घर है, तो अपने घर कितने लोगों के पास हो गए, 150 लोगों के पास। तो जो कह रहा है लिख दीजिए। 1/5 धान की खेती, तो धान की खेती करने वाले कितने लोग हैं, 1/5। तो 300 का 1/5 जो आप करेंगे ना तो ये हो जाता है 60 के बराबर, है ना। तो देखिए 60 हो गया। अब कह रहा है कि 1/3 साक्षर है, तो 300 का 1/3 कितना हो जाएगा, 100। अब कह रहे 4/5 की आयु 25 से कम है, तो 25 वर्ष से कम कितना है, 4/5। तो 300 को 4/5 से अगर भाग करेंगे ना तो कितना हो जाएगा, 60। 60 गुना 4 होता है 240, मतलब 240। बस आपका उत्तर अब पता लग जाएगा, अब घबराना नहीं है, आपने सब काम कर लिया लगभग। पहला देखिए, ऐसे सभी ग्रामवासी साक्षर हैं जिनके पास अपने घर हैं। अच्छी बात बताइए, अपने घर कितने लोगों के पास है, 150 लोगों के पास, और साक्षर कितने, 100 ही है। तो जिस सारे के पास, मतलब जितने भी ग्रामवासी के पास घर है वो साक्षर हो पाएंगे, पॉसिबल। अगर साक्षरों की संख्या 150 भी होती ना तो हम कह सकते, ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ पे निश्चित रूप से सत्य नहीं हो सकता यहाँ पे, लेकिन कह रहा है कि निश्चित रूप से सत्य है। यहाँ 150 भी होता ना, अगर साक्षर 200 भी होता ना तो आप निश्चित रूप से नहीं कह सकते। तो हम कहेंगे पहले तो ये ऑलरेडी ऐसे ही कम हो गया, 50 तो और होता तब जाके हम कुछ सोचते भी। तो ये स्टेटमेंट तो आप ऐसे ही गलत कर दीजिए, ये मेरे काम का नहीं। 25 वर्ष से कम आयु वाले कुछ ग्रामवासी साक्षर हैं, 25 वर्ष से कम आयु वाले कुछ ग्रामवासी साक्षर हैं। अब देखिए 25 वर्ष से कम वाले 240 लोग हैं, ठीक है ना, और साक्षर है 100। तो जाहिर सी बात है कि 100 में कुछ तो कुछ 25 वर्ष से कम आयु वाले लोग होंगे ही ना साक्षर। अब बोलेंगे कि निश्चित रूप से आप कैसे कह सकते हो, तो समझिए, मान लेते हैं कि सारे के सारे 25 वर्ष से कम आयु वाले लोग अगर साक्षर ना हो, आपके अनुसार ना हो, तो कितने लोग साक्षर होंगे, केवल 60 लोग। तो भाई यहाँ साक्षर फिर 100 कहां से आया, 60 होना चाहिए ना। तो 100 इसलिए आया क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ इसका भी हिस्सा इसमें जा रहा है। अगर 60 भी है तो 40 कम क्यों पड़ा,
क्योंकि कुछ ना कुछ इससे लोग उसमें साक्षर हुए हैं। तो हम कह सकते हैं यही एक कथन जो है ना हमारा निश्चित रूप से सत्य है। अच्छा एक बात बताइए, क्या दो ऑप्शन पॉसिबल है, सी और डी? अगर मान लीजिए असत्य नहीं होगा तो बी यहाँ पे सत्य कैसे हो गया निश्चित रूप से? तो कहीं ना कहीं ये दोनों कथन भी पक्का गलत होगा। यही तो स्मार्टनेस है यूपीएससी में, कि आपको फिर तीसरा और चौथा चेक करने की जरूरत ही क्या है, जब आप जान गए कि मेरा दूसरा कथन 100% सही है। आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, चाहे तो आप चेक कीजिए। केवल देखिए, केवल वर्ड लगा के भी इस स्टेटमेंट को गलत किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि केवल आप इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ पे कुछ भी पॉसिबिलिटीज वाला केस है। चलिए आगे, केवल आधे ग्रामवासी साक्षर हैं, ठीक है ना, जो धान की खेती करते हैं। तो देखिए, धान की खेती करने वाले कितने लोग हैं? 30, और 30 का आधा होता है, सॉरी 60 का आधा कितना होता है? 30। तो 30 लोग साक्षर है, ये आप केवल वर्ड यूज करके तो नहीं बता सकते, ये भी गलत है। 25 वर्ष से कम आयु वाले किसी भी ग्रामवासी के पास अपना घर नहीं है। देखिए, अपना घर है 150 लोगों के पास, 25 वर्ष से कम आयु के कितने लोग हो जाएंगे? 60। तो 60 लोगों के पास अपना घर नहीं है और यहाँ 150 लोग के पास अपना घर है, ठीक है, तो हम ये थोड़ी निश्चित रूप से तो ये भी हम नहीं कह सकते, तो ये भी मेरा स्टेटमेंट गलत हो जाए। तो कुल मिला के मेरा एक ही कथन सही है, वो है बी। अब चलिए हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। बड़ा शानदार क्वेश्चन है, डेटा सफिशियंसी का ही है, कि दो कथनों और एक प्रश्न पर विचार कीजिए। वही हो रहा है बार बार कि दो कथन है और लास्ट में क्वेश्चन पूछ। किसी माह का अंतिम दिन बुधवार है। किसी माह, याद रखिएगा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, किसी माह, कुछ भी हो सकता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, और जनवरी फरवरी में भी मुझे पता नहीं है कि लीप ईयर का ईयर है या फिर नॉर्मल ईयर का ईयर है। तो किसी माह का जब अंतिम दिन बुधवार है, ठीक है, इस माह का तृतीय शनिवार 17वां दिन है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इस माह के 14वें दिन कौन सा वार है, मतलब कौन सा दिन है। देखिए, पहले कथन में अगर हम बात करें कि वो 29 दिन का हो, 30 का हो, 28 का हो और 31 का हो, और अगर अंतिम दिन बुधवार है तो यहाँ मान लीजिए यहाँ बुध हो, यहाँ बुध हो, या यहाँ हो या यहाँ हो, तो जाहिर सी बात है 14वां दिन हर केस में बदल जाएगा, 14वां दिन हर केस में बदल जाएगा, ठीक है। तो ये निश्चित रूप से सही नहीं हो सकता अकेला। अब दूसरा है कि इस माह का तृतीय शनिवार 17वां दिन है। तो देखिए, और आपसे 14वां दिन पूछ रहा है, तो अब यह 2800, 2900, 3000, 3100, उससे अब यहाँ पे फर्क नहीं पड़ना। 17वां दिन आपको बोल दिया बुधवार है, ठीक है ना, बुधवार, तो आप आराम से 14वां दिन नहीं बता देंगे। 17 से पहले 16वां दिन क्या हो जाएगा? मंगल, 15वां दिन सोमवार, और 14वां दिन रविवार। तो आप इसमें देख लिए कि बहुत अच्छे से बता दिए यहाँ पे कि रविवार होगा, ठीक है ना। कौन सा दिन? 14वां दिन कौन सा वार है? तो रविवार है। इसके अनुसार तो हम कह सकते हैं कि कथन दो अकेला ही उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, ठीक है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अब देखिए, ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन है 10 अक्टूबर 2027 को कौन सा दिन होगा या कौन सा वार होगा। ये क्वेश्चन हम आपको पहले एपिसोड में बताए थे एक कैलेंडर का, वहां पे था कि 5 जून 2097 में कौन सा दिन संडे होगा पहला, है ना। उसी पे लगभग ऐसा क्वेश्चन है। यहाँ पे डेट मेंशन कर दिया है 10 अक्टूबर 2027। बहुत जल्दी में बना लेंगे। फिर से वही बात है, 400 वर्ष से अगर हम इसको करें तो 400 गुना 5, 2000 वर्ष खत्म हो गया। कभी भी 2000 से ऊपर का क्वेश्चन आए ना तो आप 2000 वर्ष हटा ही देना अब से, ट्रिक। 2000 तक कोई भी मेरा ऑड डिजिट मतलब ऑड डे नहीं आता है, जीरो ही आता है। तो आप चाहे तो लिखें और अदरवाइज अगली बार से आप नहीं लिखेगा, ये जीरो ही होता है। अब बचा केवल 27 वर्ष। 27 वर्ष में भी अभी 2027 हमारा चल ही रहा है, अभी अक्टूबर मंथ में, या दिसंबर खत्म नहीं हुआ है, तो हम अभी 26 वर्ष ही लेके चलते हैं। और अगर 26 वर्ष में लीप ईयर की बात करें तो कितने लीप ईयर हुए होंगे 26 वर्ष में? तो 4 से भाग करके पता कीजिए। तो देख रहे हैं 6 लीप ईयर रहा होगा। अब यहाँ पे 6 लीप ईयर रहा होगा, एक लीप ईयर में 2 ऑड डे, तो प्लस 2 गुना 2। 26 में अगर 6 लीप ईयर है तो नॉर्मल ईयर 20 है, 20, और 20 साल में हर मतलब नॉर्मल ईयर में एक ऑड डे, तो गुना 1। अब हम चलते हैं 10 अक्टूबर तक, जनवरी से। जनवरी में कितना ऑड डे होगा 2027 में?
जनवरी होता है 31 दिन का, 7 से भाग करते हैं तो 3 शेष बचता है, मतलब 3 ऑड डे। फरवरी, फरवरी अब 28 या 29 का ये पता लगा लेंगे आप, क्योंकि 2027 हमारा लीप ईयर नहीं है, तो फरवरी 28 का होगा, मतलब 2 ऑड डे, सॉरी 0 ऑड डे। मार्च में 2, ठीक है, मार्च में 3 होगा ना, मार्च में 3, अप्रैल में 2, ठीक है, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3 और अगस्त में 3, सितंबर में 2 और अक्टूबर है 10। तो 10 लिख दीजिए, या अगर 10 में ऑड डे ढूंढने की कोशिश करें तो 10 को 7 से भाग कीजिए, तो 3 लिख दीजिए यहाँ, या 10 लिखिए, आप कंफ्यूज मत होइए, 10 दिन है ना तो 10 लिखिए। अब सबको जोड़िए, ये तो 0 हो गया, 6 दूना 12, 20, ठीक है, उसके बाद है ना 20 गुना 1 20, 3 3 6, 2 8, 3 11, 2 13, 3 16, 3 19, 2 21 और 10 31। जब इसको जोड़ेंगे तो देखिए 3 है ना, 3 2 5 1 6, 63 दिन आ गया। 63 दिन को फिर 7 से डिवाइड करेंगे ऑड डे निकालने के लिए, तो देख रहे हैं 9 बार में पूरा का पूरा भाग लग रहा है, तो मेरा ऑड डे हो जाएगा 0 ऑड डेज। और 0 ऑड डेज हुआ, इसका मतलब है क्या है कि 10 अक्टूबर 2027 है ना, वो हमारा कौन सा दिन होगा, रविवार। अगर 0 ऑड डे आ जाए ना तो रविवार, 1 ऑड डे आए तो सोमवार, 2 ऑड डे आए तो मंगलवार। 0 से हम संडे काउंट करते हैं, इसको बस याद रखिएगा आप, 0 अगर आए तो संडे से काउंट करिए। तो हमारा 10 अक्टूबर 2027 जो है ना वो रविवार। अब देखिए सिलोजिज्म का क्वेश्चन है, डायरेक्शन आपको हर बार हम पढ़ के बता चुके हैं, तो इस बार डायरेक्शन नहीं पढ़ते हैं, सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। कथन 1 है, कुछ हरे नीले हैं, कुछ नीले काले हैं। निष्कर्ष पूछा जा रहा है कि क्या कुछ हरे काले हैं, या कोई भी हरा काला नहीं है, या सभी हरे काले हैं, या सभी काले हरे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन, मतलब कौन सा विकल्प सही है। तो कथन कह रहा है कि कुछ हरे, मान लीजिए हरे है ना, ये कुछ हरे आपके नीले हैं, ठीक है, और कुछ नीले काले भी हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि कुछ हरे काले हैं, इसको ऐसा करें हरे और काले रंग से बनाते हैं, थोड़ा आपको अच्छा लगेगा देखने में। मान लेते हैं हरे कह रहा है ना, तो चलिए कुछ हरा, ये हरा हो गया। अब कुछ नीला बोल रहा है, तो नीला को हम ब्लू से बना लेते हैं, ये नीला हो गया। अब कुछ नीला जो है ना काला है, काला से बना लेते हैं। अब लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी ना, हरा नीला काला। अब कह रहा है कि कुछ हरे काले हैं क्या, कुछ हरा और काला के बीच देखिए रिलेशन दिख रहा है, नहीं दिख रहा, और हो भी सकता था अगर यहाँ काला बना लेते तो निश्चित रूप से जब नहीं कह सकते तो ये डाउटफुल के केस में ऐसे भी हम इसको गलत मान, तो पहला तो नहीं होगा, ठीक है। इसको मिटा दीजिए, ठीक है ना, तो हम लोग मिटा देते हैं। यहाँ ब्लू है, ठीक, और यहाँ हरा है, ठीक है, इसको रहने दीजिए, कोई बात नहीं। दूसरा है कि कोई भी हरा काला नहीं है, कोई भी हरा काला नहीं है, ये भी हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पे फिर से बन जाएगा। सभी हरे काले हैं, सभी हरे काले हैं, ये भी निश्चित रूप से नहीं कह सकते, मानते हैं कि काला यहाँ बना लेते तो हो जाता काम, है ना, बट निश्चित रूप से नहीं कह सकते। अगर काला यहाँ बना लेंगे तो हो जाता मेरा काम, लेकिन हम बना यहाँ भी सकते हैं, यहाँ भी सकते हैं, तो ये भी डाउटफुल के केस में जा रहा है, ठीक है, ये भी डाउट, ये भी डाउट। सभी काले हरे हैं क्या, तो देखिए सभी काले हरे हैं, ये भी हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते, जब हरे काले नहीं है तो काले हरे कैसे हो जाए सभी में। तो हम देख पा रहे हैं कि चारों जो निष्कर्ष है ना वो कहीं ना कहीं डाउटफुल के केस में मतलब गलत हो गया, डाउटफुल के केस में मतलब गलत है। सही जवाब ऑप्शन नंबर डी। बहुत आसान और साधारण सा क्वेश्चन पूछ लिया यूपीएससी, इतना क्वेश्चन डिफिकल्ट देने के बाद आपको दे दिया कि चलो अब आसान सा क्वेश्चन है बना लो। कि एक सीरीज है 2 7 22 67 202 एक्स और 1822 में एक्स का मान क्या है। देखिए 2 7 22 67 202 एक्स और 1822 बोल रहा है कि इसमें बता दीजिए एक्स की जगह आप क्या रखेंगे। तो हम आपको पहले भी बताए थे जब भी ऐसा सीरीज आए ना तो पहले आप जोड़ घटाव करने की कोशिश करना। तो हम देख रहे 2 + 5 7, 7 + 15 22, और फिर देख रहे बहुत लंबा डिजिट आने लगा, नंबर आने लगा। तो इस केस में आप हमेशा याद रखना प्लस का काम नहीं हुआ होगा, यहाँ कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई का सीन है। तो 2 7 बनाने में क्या हुआ होगा, तो 2 × 3 + 1 ये हुआ है क्या। तो देख रहे हैं 7 × 21 1 22। चलिए जहां 2 अगर मिल गया ना उसके बाद आप अगर स्मार्ट हो ना तो फिर आगे मत करना, फिर सीधे यहाँ आ जाना।
कि 202 गुना 3 प्लस 1, तो 2 तिया 6 और 2 तिया 6, 606 और 1 607। तो मेरा सही जवाब है 607। और लास्ट वाला यहाँ पे भी एक बार चेक करना, तो आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा कि 607 गुना 3 प्लस 1 क्या आपका 1822 होता है? तो पक्का होता है। तो देखिए 7 तिया 21, 6 तिया 18 और प्लस 1 तो 22। तो मेरा सही जवाब हो जाएगा 607। बीच वाला चेक करें ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता। शुरू का एक, हाँ शुरू का 2 और लास्ट का आंसर निकालने के बाद एक और चेक कर लेना है बस। उसके बाद बीच में नहीं चेक करना, समय बचाना है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। फिर से बढ़िया क्वेश्चन है कि जय तथा विजय दो लोग हैं, एक ही दुकान से एक प्रकार के कुछ पेन और विशेष पेंसिलें खरीदने के लिए समान धनराशि खर्च की। याद रखिएगा यहाँ पे वर्ड है समान, ठीक है ना, समान धनराशि मतलब एक धनराशि। अगर 100 रुपये दोनों खर्च किए होंगे तो दोनों 100 रुपये ही खर्च किए। यदि जय ने 3 पेन और 5 पेंसिलें खरीदी और विजय ने 2 पेन और 7 पेंसिलें खरीदी, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा, मतलब 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है? तो देखिए दो लोग हैं, एक है जय, एक है विजय, ठीक है। आप ऐसा करें, क्वेश्चन पहले स्क्रीनशॉट ले लें, आप लोग पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब क्या है कि जय क्या खरीद रहा है? 3 पेन, तो जय 3 पेन अब प्लस 5 पेंसिल, ठीक है, क्लियर। और विजय क्या खरीदा है? 2 पेन और 7 पेंसिल। बहुत आसान तरीके से बता देंगे। और दोनों समान धनराशि खर्च किया है, तो आप ये बात समझ पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं यहां जय 1 पेन अधिक इससे खरीदा है और ये 2 पेंसिल है ना, ये खरीदा है एक्स्ट्रा, ठीक है ना। और अगर हम 1 पेन इससे हटा दें और 2 पेंसिल इससे हटा दें, तो दोनों के पास जो कॉमन है वो है 2 पेन और 5 पेंसिल। कॉमन जो खरीदा है वो क्या खरीदा है? 2 पेन और 5 पेंसिल। बस फर्क किस वजह से पड़ा है कि इसने 1 पेन ज्यादा खरीद लिया और इसने 2 पेंसिल ज्यादा खरीद ली। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 पेन का जो दाम है ना वही 2 पेंसिल के बराबर है ना। तभी तो समान धनराशि खर्च हुआ है, बाकी पे तो सेम खर्च हुआ कि 2 पेन और 5 पेंसिल खरीदने के बाद दोनों को सेम राशि धन देना पड़ा। बाद में जो थोड़ा अमाउंट बचा था ना, तो उससे अगले ने बंदे ने 1 पेन खरीद लिया और दूसरे बंदे ने 2 पेंसिल खरीद ली। मतलब जो शेष राशि बचा था उसके बाद 100 रुपये में 3 पेन और 2 पेन और 5 पेंसिल खरीदने के बाद मान लीजिए कुछ शेष राशि बची होगी 10, 20, 50 रुपये जो भी, उससे उस बंदे ने 1 पेन खरीद लिया जय, और दूसरे बंदे विजय ने खरीद लिया 2 पेंसिल। इसका मतलब है कि वो जो शेष राशि थी ना, उससे 1 पेन और 2 पेंसिल खरीदने के बाद क्या पता लगा, 1 पेन का जो मूल्य है ना वो 2 पेंसिल के बराबर है। तो अब ढूंढिए ऐसा ऑप्शन है क्या कि पेन और पेन का मूल्य पेंसिल के मूल्य से अधिक है, पेंसिल का मूल्य पेन के मूल्य से अधिक है। ये तो सवाल ही नहीं बनता, क्योंकि पेन का मूल्य अधिक है पेंसिल से, तो ये गलत होगा। दूसरा है पेंसिल और पेन का मूल्य बराबर है, सवाल ही नहीं बनता। ये आपके पास साफ साफ लिखा है कि 1 पेन खरीदने के बाद उसको 2 पेंसिल खरीदना पड़ा था, तो समान नहीं होगा, आधा होगा, है ना। पेन का मूल्य पेंसिल के मूल्य से दुगना है, बिल्कुल सही है, पेन का मूल्य पेंसिल के मूल्य से 2 गुना है। और पेन का मूल्य पेंसिल के मूल्य से तिगुना की तो बात ही नहीं हो रही कहीं भी। तो मेरा सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर। बहुत जगह आपको डिटेल में बना के दिखाया गया होगा, जरूरत नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि एक परीक्षा है जिसमें P ने Q से 40 अंक अधिक प्राप्त किए हैं, Q ने P से 10% अंक कम प्राप्त किए हैं, तो Q ने कितने अंक प्राप्त किए? देखिए 3 लोग हैं, P नहीं 2 ही लोग हैं, P और Q, ठीक है। क्वेश्चन आप ले लीजिए फिर से स्क्रीनशॉट, क्लियर। कि एक परीक्षा में P ने Q से 40 अंक अधिक प्राप्त किए, ठीक है। तो मान लेते हैं कि P और Q, P ने Q से ज्यादा अंक प्राप्त किए ना, तो P माइनस Q बराबर 40, यही होगा ना कि P और Q के जो बीच का डिफरेंस है ना वही है 40, और P ज्यादा प्राप्त किया है। और Q ने 10% कम अंक प्राप्त किए, Q 10% कम अंक प्राप्त किए हैं, तो P जो है, मान लेते हैं, सपोज करते हैं कि P हमारा 100 अंक प्राप्त किया होगा, ऐसे सोचिए। तो Q कितना प्राप्त किया होगा? 10% अंक, मतलब कम 10 अंक। तो यहां P और Q का डिफरेंस क्या हो रहा है? 10।
रियल में पी क्यू से 40 अंक कम प्राप्त करता है। तो हम कह सकते हैं कि 40 जो है ना वो कहीं ना कहीं 10 के बराबर है, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 400। मतलब पी हमारा कितना अंक प्राप्त कर रहा है, 400। ठीक है ना। तो हमसे पूछा जा रहा है क्यू ने कितने अंक प्राप्त किए, तो जाहिर सी बात है पी अगर 400 अंक प्राप्त किया है, क्यू 40 अंक उससे कम प्राप्त किया होगा, तो कितना अंक प्राप्त किया होगा क्यू, 360। क्लियर। क्यू कितना अंक प्राप्त किया होगा, 360। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, लाजवाब क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। एक व्यक्ति पी ने अपने 3 मित्रों में से एक मित्र एक्स से पूछा कि उसके पास कितना धन है। तो एक्स ने उत्तर दिया, यदि मुझे वाई 40 रुपये देता है तो वाई के पास जेड से आधा धन होगा, किंतु यदि जेड मुझे 40 रुपये देता है तो हम तीनों के बराबर धन होगा। एक्स और वाई और जेड के पास कुल कितना धन है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आप स्क्रीनशॉट ले लें। तो देखिए पी जब पूछता है ना तो एक्स थोड़ा घुमा फिरा के आंसर देता है, लेकिन घबराना नहीं है। एक्स उत्तर दिया कि वाई मुझे 40 देता है, एक्स के पास 40 एक्स्ट्रा हो जाएगा। ठीक है। और वाई अगर 40 दिया है तो वाई के पास 40 कम हो जाएगा, और जब वाई के पास 40 कम होगा ना तो वाई के पास जो राशि बचेगी वो जेड की आधी होगी, तब जेड बटेगी। ये हो जाएगा मेरा समीकरण 1। दूसरा कह रहा है कि अगर जेड मुझे 40 देता है, ठीक है, किंतु जेड मुझे 40 देता है तो हम तीनों के बराबर हो जाएगा। मतलब एक्स को अगर जेड 40 दे दे, ठीक है ना, तो जेड के पास कितना हो जाएगा, जेड माइनस 40, और फिर वाई के पास जो राशि है वो रहेगी। ये है हमारा इक्वेशन। अब देखिए आप किसी में भी किसी को रख के बनाने की कोशिश करें। अगर हम यहाँ वाई की वैल्यू रख दें जेड माइनस 40, है ना, वाई की वैल्यू कितनी है, जेड माइनस 40, तो वाई की जगह हम यहाँ रख दें जेड माइनस 40 और बराबर जेड बाई 2। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, जेड माइनस 80 बराबर जेड बाई 2। ये इधर आ जाएगा तो जेड माइनस जेड बाई 2 बराबर 80, और जेड बाई 2 बराबर 80। तो जेड के पास जो है ना 160 रुपये। जेड के पास कितने, 160, यहाँ लिख दीजिए। जेड के पास जब 160 हो जाएगा तो वाई के पास कितना हो जाएगा, तो देखिए वाई के पास जेड से 40 रुपये कम है, तो वाई के पास 120। अगर y के पास 120 है तो x के पास कितना हो जाएगा, y के पास 120 है तो x के पास कितना हो जाएगा, तो x प्लस 40 बराबर 120 हो जाएगा ना। x प्लस 40 बराबर y है, तो x प्लस 40 बराबर 120, तो x के पास हो जाएगा 80। x के पास कितने हो जाएंगे, 80 रुपये। अब तीनों को जोड़ दीजिए तो 6 2 8 8 16, मतलब तीनों के पास कुल मिला के 360 रुपये ही थे। थोड़ा घुमा फिरा के आंसर दिया है। अब है कि एक कूट भाषा में मैथमेटिक्स को, लास्ट क्वेश्चन है ये कोडिंग डिकोडिंग का, संभवतः बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फिर से बहुत आसान क्वेश्चन है कि मैथमेटिक्स को लिखा गया है LBSIDNZUHDR के रूप में, तो उसी कूट भाषा में केमिस्ट्री को कैसे लिखा जाएगा। देखिए इसको बनाने का सबसे शानदार तरीका ये है, सबसे पहले आप मैथमेटिक्स में क्या चेंजेज है वो देखिए। तो देखिए हम आपको यहाँ पे से बस दिखा देते हैं। एम जो है ना वो एल बना है, कैसे, एक लेटर पीछे होके, एम के पहले एल आता है, और ए जो है ना बी बन गया एक लेटर आगे, फिर देख रहे टी एक लेटर पीछे, फिर आई एच, एच बन गया एक लेटर आगे, मतलब पहले पीछे फिर आगे, फिर पीछे फिर आगे, एक एक लीटर पीछे और आगे वाला हिसाब किताब है। तो हमसे पूछा जा रहा है केमिस्ट्री, CHEMISTRY, तो इससे एक लेटर पीछे क्या हो जाएगा सी से, क्योंकि पीछे से स्टार्ट करना है ना, तो बी। अब देखते हैं बी किस किस ऑप्शन में, इसमें नहीं है, इसमें नहीं, हटा दीजिए। अब हमको देखना है कि कहाँ पे ये चेंज होता है, ये तो मैंने आपको बताया था ना कि चेंज देखना है, तो क्या BID यहाँ पे चेंज हो गया, यहाँ एन है यहाँ एल है। तो देखिए चौथा नंबर, तो पीछे आगे मतलब एम के आगे होना चाहिए चौथा लेटर एन, तो एन किस में है, इसमें नहीं है तो इसमें है, तो यही मेरा सही जवाब, मतलब BID और एन, यहाँ पे BID और एल है, इसलिए मेरा सही जवाब क्या हो जाएगा, BIDN वाला ऑप्शन। आप कहेंगे कि इतना जल्दी कोडिंग डिकोडिंग बन जाता है क्या, तो हाँ बनता है, बस आपको थोड़ा स्मार्ट होना पड़ेगा। और जगह आपको मिलेगा कि पहले पूरा कोड अच्छे से निकाल के बताएंगे, ऐसा नहीं है, आप ऑप्शन को इलिमिनेट करके बहुत आसानी से कोड बता सकते हैं। ठीक है, तो आज के क्वेश्चन में
बहुत मतलब मज़ा आया होगा आपको आज के सीरीज में, क्योंकि आज का सीरीज सच में बहुत अच्छा था और आपको सॉल्व करके मेरे साथ बहुत अच्छा लगा होगा। तो आशा करते हैं कि आप इस सीरीज को ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे और लोगों तक भी पहुंचाएंगे। तो लाइक और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगले सीरीज को फिर हम लेकर आएंगे, इसके तीसरे एपिसोड को, और उस समय मेरा 2021 शायद एंड हो जाएगा। फिर हम 2020 पे चर्चा करने की कोशिश करेंगे। आपका एग्ज़ाम 28 मई को है, उससे पहले जहाँ तक पॉसिबल होगा हम आपके लिए सीरीज लेकर आते रहेंगे। लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर ना किए हैं तो, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए शुक्रिया।